हेलो हाय नमस्कार राम राम सत श्री अकाल सलाम अलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज अपनी क्लास रहेगी एनसीएफ 2005 की। ये दूसरी क्लास रहेगी। एक क्लास में हमने पढ़ लिया कि एनसीएफ 2005 कैसे बना, किन किन समितियों का सहयोग रहा, जैसे यशपाल समिति, राष्ट्रीय संचालन समिति 2005, यशपाल समिति 1992, उन सब के बारे में हमने पहली क्लास में पढ़ा। आज अपनी क्लास रहेगी दूसरी एनसीएफ के बारे में। आधा हमने पहली क्लास में कंप्लीट कर लिया था, आधा करेंगे आज की क्लास में। एनसीएफ एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपकी पूरी की पूरी पेडागोजी कंप्लीट हो जाती है, आपका पेडागोजी का बेस बन जाता है। अगर आपने एनसीएफ और आरटी दोनों अच्छे से कर लिए ना, तो आपके पेडागोजी क्वेश्चन गलत होने के बहुत कम चांसेज है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये अपनी क्लास दूसरी रहेगी, एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे। पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और स्टडी मटेरियल कोई भी नोटिफिकेशन हो आपकी किसी भी एग्जाम से टीचिंग लाइन में, हम सब की आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगी। आप ऐड हो सकते हो हमसे। आज पढ़ेंगे हम एनसीएफ 2005 के सिद्धांत और इसकी विशेषता। सिद्धांत मतलब इसके क्या क्या इसका क्राइटेरिया था, इसमें क्या बताया गया था शिक्षा के बारे में, बच्चों के बारे में, विद्यालयों के बारे में, उसके कानून कायदे, वो सारे उनकी विशेषताएं। तो हम चलो शुरू करते हैं। एनसीएफ 2005 के सिद्धांत। क्या? एनसीएफ 2005 के सिद्धांत, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ठीक है, तो पहला सिद्धांत देखते हैं। पाठ्यक्रम बालकों के स्तरानुरूप होना चाहिए। पाठ्यक्रम है जो भी किसी भी स्कूल की किसी भी कक्षा की जो बुक होती हैं, उनका जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, वो सब कैसा होना चाहिए? बालकों के स्तरानुरूप। जिस स्तर में बालक है, मतलब बालक पहली कक्षा में है तो उसके पहली कक्षा के अनुसार उसका मानसिक का, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन डेवलपमेंट जो जितना हुआ है उस स्तर के अनुसार उसकी पाठ्यक्रम होनी चाहिए। ऐसे नहीं है दूसरी क्लास का बच्चा है उसे 10वीं क्लास वाला जितना हार्ड सिलेबस दे दिया जाए वो उससे पढ़ लेगा। तो क्या कहा गया है? पाठ्यक्रम बालकों के स्तरानुरूप होना चाहिए। सही बात है। पाठ्यक्रम लचीला व बाल केंद्रित होना चाहिए। लचीला का मतलब वो लचीला रबड़ वाला लचीला नहीं, लचीला मतलब बच्चे अच्छे से उसे एंटरटेनमेंट करते हुए उसमें रोचकता बनाए रखे और बच्चे में जोश उत्पन्न हो, ऐसा लचीलापन। और बाल केंद्रित, बच्चों की आवश्यकताओं को, उनकी जरूरतों को, उनके जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए कि बच्चों की भलाई के लिए। ऐसा ना हो कि उसे रटत प्रणाली हो, रट के याद करवा जाए सारा कुछ। सब कुछ बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि टीचर के अकॉर्डिंग, ना कि किसी सरकार और किसी और के अकॉर्डिंग, सिर्फ बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। पाठ्यक्रम का निर्माण रुचि के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। रुचि का सिद्धांत, बच्चे हंस खेल के हंसी खेल में इंटरटेन होके, एक्टिव रह के, सक्रिय रह के उस पाठ्यक्रम को सीख सके, उसके रियल लाइफ से कनेक्ट होना चाहिए, जो उसके भावी जीवन में भी उसके काम आए। और ऐसे नहीं है कि स्कूल में पढ़ाओ सिर्फ स्कूल तक ही काम आए, वो समाज में जाए, जिस जगह पे जाए वहां पे वो हर चीज पढ़ी हुई आए उसके काम। पाठ्यक्रम में रुचि के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। रुचि का सिद्धांत होता है बच्चा खेल खेल में सीखे, बच्चा एंटरटेनमेंट करके सीखे, बच्चा आराम से सीखे, ये सब होता है आपका रुचि का सिद्धांत। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम। पाठ्यक्रम क्रियात्मक होना चाहिए। पाठ्यक्रम क्रियात्मक मतलब बच्चा एक्टिविटी करके सीखे। ऐसे नहीं है बुक से पढ़ा दिया, रट लिया, हो गया। नहीं, बच्चे को प्रैक्टिकल करके सिखाया जाए। क्या करके? प्रैक्टिकल करके सिखाया जाए, उसे खुद करने के लिए कहा जाए। फिर आपका पाठ्यक्रम उपयोगी व व्यापक होना चाहिए। बच्चे के जीवन में उपयोगी होना चाहिए। व्यापक मतलब बड़ा होना चाहिए। व्यापक मतलब है बड़ा होना चाहिए। इससे बड़ा नहीं कि एक बुक में, एक सब्जेक्ट में 50-50, 100-100 चैप्टर हो। व्यापक का मतलब होता है अपने पूरे जीवन काल में वो पढ़ा हुई चीज काम आए। जैसे स्कूल में जो भी संस्कार दिए जाए, जो भी उसको तहजीब सिखाई जाए, वो सारी उसके इन फ्यूचर लाइफ में काम आए। ये है आपका व्यापक का अर्थ। व्यापक अर्थ होता है बड़ा या संपूर्ण, पर यहाँ पे व्यापक का अर्थ है आपका क्या? पूरे जीवन काल में काम आने वाला। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट। एनसीएफ 2005 की विशेषताएं। क्या? एनसीएफ 2005 की विशेषताएं देखते हैं। अपने सिद्धांत देख लिए। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दीजिए। प्राथमिक शिक्षा मतलब 1 से 5 तक की, 1 से 5 तक की शिक्षा किसमें दी जाए? मातृभाषा में दी जाए। जो बच्चा अपने समाज, अपने परिवार, अपने माता पिता से सीखता है उस भाषा में। पहली कक्षा है 5वीं तक की शिक्षा बच्चों को उसके
मातृभाषा जो उसने अर्जन की है, किससे? समाज से, अपने मम्मी पापा से, अपने बड़े बुजुर्गों से, वो जिस समाज में रहा है, जिस समुदाय में रहा है, जिस घर में रहा है, उससे जो अर्जन किया, उसने सीखी है, वो है उसकी मातृभाषा। पहली से 5वीं तक उसको शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, ताकि बच्चे का सोशलाइजेशन जल्दी हो और वो एक दूसरी चीज को, एक दूसरे से और एक दूसरी कोई नई चीज को पकड़ने में, समझने में क्या हो, कामयाब हो, जल्दी सीख सके, वो जल्दी उसका लर्निंग कर सके। इसलिए 1 से 5वीं तक की शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। पाठ्य पुस्तक को रंगीन बनाया जाए। पाठ्य पुस्तक है जो उसकी बुक है उनको रंगीन बनाया जाए, उसमें डायग्राम दिए जाए, ताकि बच्चा एक्टिव रह के, रोचक रह के, खुशी खुशी, खेल खेल में उन चित्रों को देख के कल्पना शक्ति का विकास हो, उसका करके देखने की शक्ति का विकास हो। लर्निंग बाय डूइंग करके सीखो, तो बच्चा उन चित्रों से आकर्षित होके जैसे तैसे, मतलब उन बुकों में उसके पढ़ने के लिए रुचि उत्पन्न हो जाए, ऐसे उसको एक नए डिजाइन से रंगीन बनाया जाए। भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं बालकों में सृजनात्मकता का विकास नहीं करती। सही बात है ये कि भीड़ भाड़ वाली, अगर एक क्लास में ज्यादा बच्चे हैं, 100, 200, 250, एक टीचर है, तो बच्चे क्या होंगे, टीचर का ध्यान आधे बच्चों पे जाएगा और बाकी बच्चे निष्क्रिय रह के क्या करेंगे, अपना काम करेंगे या पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे। तो भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं बच्चों में सृजनात्मकता का विकास नहीं करती। इसलिए अध्यापक 30 बच्चों पे एक अध्यापक, एनसीईआरटी ने कहा है कि 30 बच्चे हैं उन पे एक अध्यापक होना चाहिए, एक कक्षा में 30 बच्चे होने चाहिए। इसलिए रूल बनाए गए थे कि भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं हैं बच्चों में सृजनात्मकता का विकास नहीं कर पाती। एक अध्यापक 30 से अधिक बच्चों पे एक साथ ध्यान नहीं दे सकता, इसलिए 30 बच्चों का क्राइटेरिया रखा गया था कि 30 बच्चों पे एक अध्यापक होना चाहिए। किसमें? प्राथमिक अध्यापक विद्यार्थी अनुपात कितना होना चाहिए? 1:30, जो मैंने बता दिया आपको। बालकों की दैनिक गतिविधियों का आकलन किया जाए। बालक जो पूरे दिन में गतिविधियां करता है, किससे मिलता है तो किस तरह की बातें करता है, खेलता है तो किस तरह की करता है, हारता है तो किस तरह की गतिविधियां करता है, जीतता है तो किस तरह की करता है, कितना जल्दी गुस्सा आता है, कितना जल्दी शांत हो जाता है, कैसे बिहेव है उसका, उन सभी प्रतिक्रियाओं को क्या किया जाए, आकलन किया जाए, उसके बारे में पता किया जाए। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार अध्यापक की भूमिका उत्प्रेरक व सुविधादाता की होनी चाहिए। अध्यापक की भूमिका क्या नहीं होनी चाहिए? निर्देशदाता के लिए नहीं होनी चाहिए कि बच्चों को निर्देश दे, जो अध्यापक बोलेगा वही करेगा। नहीं, बच्चा कुछ कर रहा है तो उसमें उसका सहयोग करे, उसका सुविधादाता मतलब उसको सुविधा प्रदान करे। बच्चा कुछ भी सीख रहा है, कुछ भी कर रहा है तो उसको हेल्प करे उसमें सीखने की। उसमें उसको वो जो है ना, वाइगोश ने दिया था, मचान ढाड़ पांचा, मचान पाड़ ढांचा, स्कैफोल्डिंग के रूप में होनी चाहिए। एक एमक्यू है, मोर नॉलेजेबल ओदर, जो आपसे अधिक जानता है वो हर एक आपका अध्यापक है। अध्यापक का मतलब ये नहीं है कि जो सबसे पढ़ा लिखा है वो अध्यापक है, जो जॉब लग गया, नहीं, जिससे आपको सीखने के लिए मिल रहा है ना कुछ भी, वो भी एक अध्यापक ही है। क्यों? क्योंकि गुरु वही होता है जिसको आपसे ज्यादा ज्ञान हो, जिससे आप कुछ भी सीख पा रहे हो, चाहे वो कोई भी हो, आपका दुश्मन भी क्यों ना हो, अगर आप उससे सीख रहे हो ना तो वो भी आपका क्या है, गुरु है। मगर यहाँ पे किसकी बात हो रही है? अध्यापक की बात हो रही है, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उन अध्यापकों की। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार अध्यापक की भूमिका उत्प्रेरक व सुविधादाता, बच्चों के हेल्पर के रूप में। बच्चा कहीं पे अगर अटक रहा है पढ़ने में, लिखने में, कुछ भी लर्निंग करने में या अधिगम करने में, उसमें उसकी हेल्पर के रूप में होता है टीचर, ना कि उसको निर्देश देता है। विज्ञान विषय गत्यात्मक और निरंतर परिवर्तित होने वाला विषय है। विज्ञान विषय, विज्ञान में नए नए प्रैक्टिकल होते हैं, नए कभी किस पे प्रैक्टिकल हो गया, कौन सा केमिकल किस में डालें, कौन सा केमिकल किस में डालें, किस क्या मिलाने से कुछ बन जाए, कुछ मिलाने से कुछ बन जाए। तो क्या है कि विज्ञान विषय गत्यात्मक और निरंतर परिवर्तित होने वाला विषय है, उसको हर रोज चेंज होता है। जैसे उस पर कोई ना कोई प्रैक्टिकल किया जाए, कोई प्रयोग किया जाए, तो उसका नया रिजल्ट निकल के आएगा, अलग अलग चीजों से मिला के। ये कहा गया है हस्तशिल्प एक उत्पादक प्रक्रिया है जिसे समावेशी शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। हस्तशिल्प, हाथ से कार्य करना। महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाए, उसको हस्तशिल्प की कला सिखाई जाए बच्चों को। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं सिखाया जाए, बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो अपनी रोजी रोटी कमा के खा सके। उसको हर बच्चे में एक स्किल होता है, उसको डेवलप किया जाए, उसे हाथ से कला करने की क्षमता विकसित की जाए। बालक उसी वातावरण में सीखता है जिस वातावरण में सीखना चाहता है। बालक को एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए। अगर बच्चा खेल खेल में सीखना चाहते हैं तो उनको खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाए।
अगर वो बुक पढ़ के सीखना चाहते हैं तो बुक पढ़ के सिखाया जाए, अगर कहानी सुना के सीखना चाहते हैं तो कहानी सुना के सिखाया जाए। ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए जो बच्चा उस इन्वायरमेंट में रहना पसंद करता हो, उस इन्वायरमेंट में रह के वो अपने को सेफ महसूस करता हो, अपने को सिक्योर रख सके, ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए। बाल केंद्रित शिक्षा लागू होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा लागू होनी चाहिए। बच्चे को सब कुछ मानकर जो सिस्टम होता है ना उसमें परिवर्तन करना चाहिए, ना कि बच्चे में। सिस्टम के अनुसार बच्चे में परिवर्तन ना करके बच्चे के अनुसार सिस्टम में परिवर्तन करना चाहिए, ना कि सिस्टम के अनुसार बच्चे में परिवर्तन करना चाहिए। क्या कि बच्चे को मद्देनजर रखते हुए कि बच्चा कैसे सीखना चाहता है, क्या पढ़ना चाहता है, किस एक्टिविटी में भाग लेना चाहता है, किस एक्टिविटी से दूर रहना चाहता है, उन सबको मद्देनजर रखते हुए क्या करना चाहिए, बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए। इसलिए कहा गया बाल केंद्रित। केंद्र का मतलब ये नहीं कि सेंटर में, ये वाला केंद्र नहीं, केंद्र का मतलब है विद्यालय के सेंटर में बच्चा होना चाहिए, वो वाला सेंटर नहीं। सेंटर का मतलब होता है सब कुछ बच्चे के लिए किया जाए। कुछ भी चेंजमेंट करना है बच्चे में ना करें, इन्वायरमेंट में चेंज करें। अगर टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है, बच्चे के समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करें, टीचर अपने शिक्षण विधियों को सुधारें। बच्चे को किस विधि से समझ में आएगा उस विधि से पढ़ाएं, ना कि बच्चे में सुधार करें। आप अपनी विधियां, आप अपने पढ़ने का तरीका सुधारिए, बच्चा अपने आप सीख जाएगा। आप बच्चे में चेंजमेंट करने की कोशिश ना करें, अपने सिस्टम में चेंज करें। ये होती है आपकी बाल केंद्रित शिक्षा। बालक को सर्वांगीण विकास को महत्व दिया जाने से, बच्चे के हर एक विकास को, जैसे सोशलाइजेशन डेवलपमेंट है, संवेगात्मक विकास हो गया, आपका संज्ञानात्मक विकास हो गया, मोरल डेवलपमेंट हो गया, उन सबको बच्चे को स्कूल में नैतिकता भी सिखानी चाहिए, समाज में कैसे रहना है वो भी सिखाना चाहिए। फिजिकल डेवलपमेंट के लिए उसे खेल कूद सब ये इन हर एक चीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसका भाषा विकास अच्छा हो तो स्कूल में जो प्रोग्राम होते हैं उन प्रोग्राम में बच्चे को पार्टिसिपेट करना चाहिए और बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये कहा गया है बालक के सर्वांगीण विकास में महत्व दिया जाए। गणित विषय का उद्देश्य बालकों में तर्क वितर्क, वाद विवाद और अमूर्त चिंतन की क्षमता को विकसित करना है। एनसीएफ ने कहा है कि गणित विषय का उद्देश्य है कि गणित बच्चों को इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए कि बच्चे तर्क वितर्क कर सके, वाद विवाद अपनी बात रख सके, अगले की सुन सके, जो सही है उस पर तर्क वितर्क, किसी भी समस्या है उसको सुलझाने के लिए या सही गलत का निर्णय लेने के तर्क वितर्क, समस्या समाधान की क्षमता बच्चों में विकसित हो जाए। इस वजह से गणित विषय का उद्देश्य है बच्चों में अमूर्त चिंतन की क्षमता और तर्क वितर्क और समस्या समाधान करने के लिए पढ़ाया जाए। फिर आपका शिक्षा में गुणवत्तापूर्वक सुधार को महत्व दिया जाए। शिक्षा में गुणवत्तापूर्वक सुधार को महत्व दिया जाए। दिन प्रतिदिन शिक्षा में क्या चेंजमेंट हो रहा है, बच्चे कैसा सीखना चाहते हैं, बच्चों को कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, उनके अकॉर्डिंग जो आपका एनवायरनमेंट है उसमें चेंजमेंट किया जाए। फिर एनसीएफ ने कुछ बताया है कि गृह कार्य बच्चों को कितना देना चाहिए, उसको लाइब्रेरी टाइम कितना देना चाहिए, कब किस कक्षा में कैसे कैसे दिया जाना चाहिए। तो कक्षा 1 से 2 तक, क्या कक्षा 1 व 2 में क्या होमवर्क नहीं दिया जाना चाहिए। कक्षा 1 व 2 में होमवर्क नहीं दिया जाना चाहिए। बच्चे को जितना जो कुछ सिखाना है, जो कुछ लिखवाना है वो आप क्या करें, विद्यालय में ही करवाएं। बच्चा घर पे जैसे ही जाए तो वो अपने पूरे टाइम फ्री रहे, उसको बर्डन ना हो, उसको दिमाग में टेंशन ना हो कि हम स्कूल में जाएंगे तो हमारा होमवर्क नहीं करवा। जैसे जैसे वो उसका डेवलप होता जाएगा, वो संज्ञान का विकास होता जाएगा, उसका सोशलाइजेशन होता जाएगा, उसकी समझ बढ़ती जाएगी, तो वो समझ के अनुसार उसको होमवर्क दिया जाए, तो ताकि घर पे आके वो ऐसे बर्डन महसूस ना करे। 2 साल तक पहली और दूसरी क्लास में बच्चे का स्कूल में इंटरेस्ट बन जाए और स्कूल से जुड़ा रहे। इस वजह से पहली और दूसरी क्लास में होमवर्क नहीं दिया जाना चाहिए। 3री से 5वीं क्लास तक सप्ताह में 2 घंटा होमवर्क दिया जाना चाहिए। कितना? सप्ताह में 2 घंटा। सोमवार से शनिवार तक का जो टाइम होता है उन 6 दिनों को मिला के कितना टाइम होमवर्क दिया जाना चाहिए? 2 घंटे। 6 दिनों में 2 घंटे होमवर्क दिया जाना चाहिए। चाहे आप उसे 10 मिनट, 20 मिनट पर डे, 30 मिनट, जितने भी दे, एक दिन में डिवाइडेशन करके आती है उतनी। तो 6 से 8 तक प्रतिदिन 1 घंटा होमवर्क दिया जाना चाहिए। सप्ताह में 5 से 6 घंटे होमवर्क दिया जाना चाहिए। कितना? कक्षा 6 से 8 तक पर डे 1 आवर्स आपको होमवर्क देना है बच्चों को, ताकि बच्चा घर पे जाके उस चीज के बारे में दोबारा रिवीजन करे, उसने जो भी पढ़ा है लिखा है उसका क्या हो जाए, दिमाग में स्थायित्व हो जाए, बच्चे का संज्ञान का विकास हो सके। फिर कक्षा 8 से 12 तक प्रतिदिन 2 घंटे। कितना?
प्रतिदिन 2 घंटे होगा यहाँ पे, ठीक है। प्रतिदिन 2 घंटे और सप्ताह में 10 से 12 घंटे होमवर्क दिया जाना चाहिए। कक्षा 8 से 12 तक प्रतिदिन 2 घंटे व हफ्ते में 10 से 12 घंटे होमवर्क दिया जाना चाहिए। ये कहा है आपके एनसीएफ ने। फिर चलते हैं अपन चिंतन। चिंतन एक ऐसा है कि आपको समस्या समाधान में, तर्क वितर्क में, नैतिक अनैतिक कार्य में, हर चीज में आपकी क्या करता है, सहायता करता है। चिंतन के माध्यम से अपन सोच पाते हैं, चिंतन के माध्यम से आप किसी चीज को याद कर पाते हैं, चिंतन के माध्यम से हम समस्या समाधान कर पाते हैं। उस चिंतन की बात हो रही है। बालक के सर्वांगीण विकास में विषय पर चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ किया जाए। बालक के सर्वांगीण विकास पर विषय पर चिंतन की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए। बच्चे का हर तरीके से उसका डेवलपमेंट हो, सोशलाइजेशन, मोरल डेवलपमेंट और आपका इमोशनल डेवलपमेंट, सब कुछ ध्यान में रखते हुए बच्चे पे क्या किया जाना चाहिए, चिंतन किया जाना चाहिए। बच्चे को खुद को अपने पे चिंतन किया जाना चाहिए और अध्यापक को भी चिंतन करना चाहिए कि किस बच्चे में क्या कमी है। मेन बात है बच्चे को खुद को चिंतन करना चाहिए ताकि बच्चा अपने में जो कमियां हैं उनको सुधार सके। एक दिन में 2 घंटे, एक दिन में 2 घंटे चिंतन करना चाहिए खुद को। माह में 1 दिन, 1 वर्ष में 2 से 3 दिन। 1 महीने में कितने दिन करना चाहिए? 1 महीने में 1 दिन, महीने में 1 दिन, 1 दिन में 2 घंटे, महीने में 1 दिन, ठीक है। 1 वर्ष में 2 से 3 दिन चिंतन करना चाहिए। पर चिंतन का वक्त किसी के पास है नहीं। चिंतन तो जब फ्रेश होने जाते हैं सुबह सुबह वॉशरूम में बैठ के, वो वक्त होता है चिंतन करने का। वहां पे सोचते हैं ये करेंगे, आज शाम को पार्क जाके आऊंगा, आज शाम को वहां पे जाके आऊंगा, आज शाम को पुचके खा के आने, आज शाम को उसके पास जाना है, आज शाम को उसके पास डेटिंग पे जाना है। चिंतन का वक्त होता है सबके पास वॉशरूम वाले टाइम। किसी का पास कोई टाइम नहीं है सोचने का। और लोग होते हैं जो गॉड गिफ्टेड, वो सोते हुए भी सोचते हैं, खाना खा रहे हैं तब भी सोचते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। तो चिंतन एक ऐसा है जो आपको कहीं पे भी लेके जा सकता है। अपने स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए आपको क्या करना है उस बारे में आप सोचते रहो और लिखते रहो, क्या करेंगे, किस वक्त करेंगे। पर लगभग लोग हैं वो सुबह सुबह जब फ्रेश होने जाते हैं 10-15 मिनट उस टाइम सोचते हैं, सारा कुछ चिंतन वहीं पे होता है और कोई काम नहीं होता, सिर्फ वही होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलो छोड़ो बेकार की बातें। मूल्यांकन। मूल्यांकन के प्रकार क्या है कि मूल्यांकन कितने प्रकार से होना चाहिए? एनसीएफ ने कहा मूल्यांकन 3 प्रकार से होना चाहिए। क्या? सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सारे कार्यों का एक साथ मूल्यांकन या सभी बच्चों का एक साथ मूल्यांकन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, उसके दैनिक क्रियाकलाप, उसने क्या पढ़ा, उसने क्या किया, उसकी कमी कहाँ रही, वो सारा इसमें आ जाएगा आपका सतत समग्र मूल्यांकन में। खुली पुस्तकीय के मूल्यांकन, जैसे अपने होते हैं ना बच्चों की नोटबुकें चेक की जाती है स्कूलों में, उसकी बुक चेक की जाती है, वो कैसे रख रहा है, फटी हुई है, कवर चढ़ाया हुआ है, नहीं हुआ, वो होता है आपका खुली पुस्तक मूल्यांकन। ये उसमें भी शामिल हो जाए खुली पुस्तक मूल्यांकन। और बच्चों के क्वेश्चन पूछ के, जैसे अपने इंटरव्यू होता है उस तरह से प्रश्न पूछ के अपन बच्चों से पूछें कि उन्होंने कितना अधिगम किया है, कितना अधिगम, कहाँ पे अधिगम में दिक्कत आई है, क्या बच्चा सीख नहीं पाया, कहाँ पे उपचारात्मक अधिगम करना है, वो सारी मूल्यांकन करना है, वो सारा आ जाएगा आपका खुले पुस्तकीय मूल्यांकन में। फिर चलते हैं नेक्स्ट, पुस्तकालय, जो लाइब्रेरी होती है स्कूल की, उसकी बात कर रहा है एनसीएफ। क्या? एनसीएफ 2005 किसकी बात कर रहा है? मूल्यांकन की सप्ताह में 1 घंटा, कि बच्चे को 1 घंटा किसमें? सप्ताह में, सोमवार से शनिवार के बीच में 1 घंटा बच्चे को लाइब्रेरी में बैठने दिया जाए। वो अपनी मनपसंद की बुक पढ़े ताकि उसका पता चले टीचरों को कि बच्चा किस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है। अगर वो कोई अच्छे पढ़ रहा है, जैसे कोई होगा श्लोक वगैरह संस्कृत के, हिंदी की कहानियां हो गई, एंटरटेनमेंट वाली हो गई, उन सब की 1 घंटा बच्चे को लाइब्रेरी में बिठाया जाए। बालक स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा अनुसार पुस्तकालय में पुस्तकों का अध्ययन करे। बालक स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा अनुसार पुस्तकालय में पुस्तकों का अध्ययन करे। टीचर बच्चे को बुक ना उठा के ला के दे कि आप ये बुक लो, आपको इस बुक से पढ़ना है, इस बुक ये आपको 1 घंटा पढ़नी है, ऐसा ना हो। बच्चा अपने इच्छा अनुसार जो बच्चा पढ़ना चाहता है, कहानियों की, किस्सों की, राजा महाराजाओं की कहानियां, इतिहास, जो कुछ पढ़ना चाहता है वो अपने हिसाब से बुक उठा के लाए और वो अपने हिसाब से उसकी रुचि के अनुसार पढ़े। छुट्टियों में विद्यालय का पुस्तकालय खुला रहे,
जब अपनी छुट्टियां होती है स्कूलों की, उस टाइम क्या है, आपकी लाइब्रेरी है स्कूल की वो खुली रहनी चाहिए ताकि बच्चे अपने इच्छा अनुसार बुक पढ़ें व उनका पठन में मन बना रहे। फिर चलते हैं नेक्स्ट हम सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन जो आपकी बुक है, आपका सब्जेक्ट है, वो किस लिए बताया है एनसीईआरटी ने। सामाजिक अध्ययन विषय में सभ्यता, अपने जो कल्चर है और सभी की अपने सभ्यता, संस्कृति आदि सभी की प्रशंसा की जानी चाहिए। अपनी सभ्यता, अपना जो ड्रेसिंग सेंस है, सब कुछ पहनावा, खाना पीना, अपने जो त्योहार, सब उनकी क्या होना चाहिए, प्रशंसा की जानी चाहिए। हिंदू का बच्चा उसके सामने हिंदू वाले सभ्यता संस्कृति की, मुस्लिम बच्चा उसके सामने मुस्लिम सभ्यता संस्कृति की, उन सब का क्या होना चाहिए, प्रोत्साहन दिया जाए। बच्चों को अपने सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताया जाए, उसकी प्रशंसा की जाए ताकि बच्चों में क्या हो, सोशलाइजेशन हो, सामाजिक विकास हो। बालक के व्यक्तित्व और मानसिक विकास को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। बालक के व्यक्तित्व और मानसिक विकास को, बालक का एटीट्यूड कैसा है, क्या व्यक्तित्व को बोलते हैं एटीट्यूड, व्यक्तित्व उसका नेचर कैसा है, उसको और मानसिक विकास को अधिक महत्व दिया जाए। उसका जो संज्ञानात्मक विकास है उसको क्या दिया जाए, ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए कि बच्चा किस तरह से उसका सोशलाइजेशन हो रहा है, वो कैसे दूसरे लोगों से बात कर रहा है, उसके पढ़ने का तरीका, उसके याद करने का तरीका, कैसे याद करके लाता है, कैसे एक्सप्लेन करता है किसी छोटी बात को, बड़ी बात को छोटे रूप में, छोटी बात को बड़े रूप में, उसका मानसिक विकास को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार सामाजिक अध्ययन में इतिहास, ये प्रश्न पूछा गया है, आपके सीटेट में पूछा गया है और एचटेट में भी पूछा गया है, हो सकता है इस बार भी पूछा जाए, इंपॉर्टेंट कर लें। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार सामाजिक अध्ययन में कौन कौन से सब्जेक्ट को शामिल किया गया है, तो एनसीईआरटी ने क्या बताया, सामाजिक अध्ययन में इतिहास को, ज्योग्राफी, भूगोल और अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान को शामिल किया गया। किसको, आपके राजनीति विज्ञान को, अर्थशास्त्र को, पॉलिटिकल अर्थशास्त्र, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इतने सब्जेक्टों को और सामाजिक विज्ञान में शामिल किया गया है। सामाजिक विज्ञान सिर्फ एक सामाजिक विज्ञान ये नहीं कि परिवार के बारे में बता दिया, समाज के बारे में बता दिया, समुदाय के बारे में बता दिया, संस्कृति के बारे में, ऐसा नहीं, इन सभी सब्जेक्टों को शामिल किया गया एनसीईआरटी 2005 के अनुसार। एनसीईआरटी 2005 में सामाजिक अध्ययन को एक अनुपयोगी विषय है। एनसीईआरटी 2005 में सामाजिक अध्ययन, ऐसा पूछा जाए कि एनसीईआरटी 2005 में कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा विषय आपका एक अनुपयोगी विषय है, तो क्या बताओगे, सामाजिक विज्ञान एक अनुपयोगी विषय है। एनसीईआरटी ने उसे ज्यादा महत्व नहीं दिया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। बस हो गया आपका आज का पूरा, इतना था आपका एनसीईआरटी 2005। आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन तैयार होते हैं पेडागोजी के लगभग, क्योंकि बच्चों की विशेषताएं पूछी जाती हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, स्कूल में क्या होता है, किन बातों पर ध्यान दिया जाता है, बाल केंद्रित शिक्षा, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात और पेडागोजी आपके लगभग एनसीईआरटी से कंप्लीट हो जाती है। तो अच्छे से तैयारी करें। सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। गुड लक।